नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। विमान हादसे के बाद अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। घटनास्थल का दौरा करने के साथ ही घायलों से जाना हाल। मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की समीक्षा। विजय रूपाणी के परिवार से मिलकर बंधाया ढांढस। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में जुटी एजेंसियां। पास की इमारत के छत से मिला ब्लैक बॉक्स। मृतकों की पहचान के लिए अस्पताल में हो रहा है परिवारों के लोगों का डीएनए टेस्ट। हादसे में घायलों का अस्पतालों में हो रहा इलाज। गुजरात सरकार ने कहा, हादसे से हुए नुकसान का आकलन शुरू। प्रभावित परिवारों को जल्द मिलेगा मुआवजा। केंद्र के साथ मिलकर त्रासदी से प्रभावित लोगों के जीवन को सामान्य करने के लिए प्रतिबद्ध। इजरायली और ईरान में बड़ा टकराव। इजरायली हमले में कई बड़े सैन्य कमांडर्स की मौत के बाद ईरान ने भी इजरायल पर दागे 100 से ज्यादा ड्रोन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को चेताया। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर दी जानकारी। प्रधानमंत्री ने जल्द शांति स्थिरता बहाली पर दिया जोर। उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में पारे ने किया बेहाल। दिल्ली में आज रात से मौसम बदलने के आसार। केरल के साथ ही उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में कई जगहों पर बारिश से बदला मौसम। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद विमान हादसे के दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल जाकर घटना में एकमात्र जीवित बचे यात्री से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने हादसे की चपेट में आकर घायल हुए अन्य लोगों का भी हालचाल जाना। प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद जमीनी हालात की जानकारी और स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को घटनास्थल पहुंचे। पीएम ने शीर्ष अधिकारियों से घटना की बारीकी से जानकारी ली। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू के साथ साथ शीर्ष अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। पीएम ने विमान के मलबे से क्षतिग्रस्त हुई हॉस्टल की इमारत का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने विमान हादसे में जीवित बचे एकमात्र यात्री विश्वास कुमार का भी हालचाल जाना। पीएम उनसे मिलने अहमदाबाद सिविल अस्पताल गए। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। पीएम ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अन्य घायलों से भी मुलाकात की। ये लोग विमान दुर्घटना की चपेट में आकर घायल हुए थे। पीएम ने इन सभी का हालचाल लिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मन में बहुत अच्छा लगा। हमको मिलकर गए, हमारी चिंता बहुत करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद। मैं जब 50 मिनट दूर था, जब पहले बड़ा सा धमाका हुआ और जो विमान का जो पेट्रोल होता है वो अग्नि मेरे सामने आई। मैं बाहर वहाँ पे रोड पे था, वहाँ पे रहता हूँ, तो क्या आवाज आया, धमाका हुआ ना, आवाज आया, आजू बाजू की पब्लिक बाहर निकली और चिल्लाने लगी और दौड़म दौड़ करने लगी थी। फिर मैंने विंडोज से बाहर देखा तो ऐसे एकदम बिल्डिंग गिरती हुई दिखी, तो मुझे पहले लगा अर्थक्वेक है, तो फिर बाद में ऊपर हमारे सूटकेस फटे तो हमें पता चला। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इलाज करा रहे अधिकतर घायलों की हालत खतरे से बाहर है।
अस्पताल में इन्हें बेहतर उपचार से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोगों को इमीडिएटली सारवार दी गई और मैं कहूँगा कि ये लोग अभी जो आज है, कल जब दाखिल हुए थे उससे लेकर आज बेटर भी है, इम्प्रूव हो रहे हैं एंड दे आर प्रॉबेबली एक पेशेंट हमारा अभी आईसीयू में है और बाकी के पेशेंट 6 पेशेंट बर्न्स वार्ड में है जिनको थोड़ा बहुत बर्न्स है, उसमें एक पेशेंट को ज़्यादा बर्न्स है। इस दोनों को छोड़ने के बाद बाकी सारे आउट ऑफ डेंजर है। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक समीक्षा बैठक भी की। बैठक में मंत्री और शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। पीएम ने इस दुखद हादसे के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसी भी विमान हादसे की गुत्थी सुलझाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। इस हादसे की जांच अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के नियमों के तहत की जा रही है। विमान हादसे में घायलों का अहमदाबाद के तमाम अस्पतालों में इलाज चल रहा है, तो मृतकों की पहचान के लिए परिजनों के डीएनए सैंपलिंग का काम भी जारी है। बरामद हुआ विमान का ब्लैक बॉक्स। मृतकों की पहचान के लिए हो रहा डीएनए टेस्ट। मेडिकल और फॉरेंसिक टीमें जी जान से जुटी। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए विमान हादसे के बाद राहत और बचाव का कार्य तो खत्म हो गया है, लेकिन जांच का काम तेजी से जारी है। सरकार ने इस त्रासदी की व्यापक जांच शुरू कर दी है। चल रही जांच के तहत फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम जांच और साक्ष्य संग्रह शुरू करने के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंची। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की साइट पर पूरा इलाका सील है। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत हादसे की जांच हो रही है। एनएसजी और फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। जांच एजेंसियों ने पास की इमारत की छत से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। इसमें डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR दोनों शामिल हैं। विमान हादसे में घायलों का अहमदाबाद के तमाम अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तमाम डॉक्टर इस काम में लगे हुए हैं और पीड़ितों की पूरी मदद कर रहे हैं। जितने भी बच्चों वहाँ पे एडमिट है, उनके सतत संपर्क में है, उनके रिलेटिव के भी संपर्क में है, उनको काउंसलिंग भी कर रहे हैं। दे आर क्लिनिकली स्टेबल है, उनको भी सपोर्ट दिया है। जो डेड बॉडी जो मेडिकल स्टूडेंट्स है, उनको भी जहाँ भी जाना है उनकी भी व्यवस्था में हमने सक्रिय भाग लिया है। उनको पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव के साथ भी सक्रिय भाग लिया कि किसी भी तरह से उनको तकलीफ ना हो, उसके भी हम उसके लिए उनके साथ खड़े हुए। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने शुक्रवार को घटनास्थल का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की और राहत कार्यों का जायजा लिया। पटेल ने कहा कि सरकार ने हादसे से हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा प्रदान किया जाएगा। गुजरात सरकार और केंद्र मिलकर इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के जीवन को सामान्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गुजरात सरकार ने कहा, प्रशासन विमान दुर्घटना से प्रभावित यात्रियों के परिवारों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। सर्किट हाउस और अन्य विशेष स्थानों पर रिश्तेदारों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। सिविल अस्पताल से परिवहन सेवाएं भी उपलब्ध हैं। हमारे चिकित्सा दल, जिनमें डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं, घायलों की देखभाल कर रहे हैं। डीएनए पहचान प्रक्रिया चल रही है। हमारे पुलिसकर्मी परिवार के सदस्यों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। इस बीच विमान हादसे के शिकार लोगों के परिजन दूसरे दिन शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे। परिजन बीजे मेडिकल कॉलेज भी गए, जहां प्लेन क्रैश हुआ था। शवों की पहचान के लिए अब डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों के ब्लड और डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। विदेश में रहने वाले लोगों के परिजन भी डीएनए सैंपल के लिए अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट में करीब 72 घंटे लगते हैं। आधा दर्जन से ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल टीम लगाई गई है। जितनी भी डेड बॉडीज है उनको पोस्टमार्टम रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। फॉरेंसिक साइंस टीम लेबोरेटरी सारा का सारा काम कर रही है। उसके रिगार्डिंग जो डीएनए आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है वो चल रहा है और उसके हिसाब से डीएनए मैच करके और डेड बॉडीज उनके परिजनों को हैंड ओवर कर दी जाए। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को जो भी एविडेंस मिल रहे हैं उस हिसाब से सारे के सारे सैंपल्स लिए जा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन मदद में जुटा है और जांच एजेंसियां हादसे की जांच में लगी हैं ताकि सच सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मृत्यु हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। पीड़ित परिवारों के लिए एयर इंडिया ने मित्र एवं रिश्तेदार सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति जिंदा है। इस हादसे में विदेशी नागरिक भी मारे गए हैं, जिसके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय संबंधित देशों के संपर्क में है और जरूरी कार्रवाई की जा रही है। अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजयभाई रूपाणी का निधन हो गया। इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयभाई रूपाणी के परिवार से मुलाकात की और उनके साथ बिताए वक्त को याद किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक संदेश साझा करते हुए विजयभाई के साथ अपने लंबे समय के रिश्ते और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा, विजयभाई रूपाणी के परिवार से मुलाकात की। ये कल्पना से परे है कि विजय भाई हमारे बीच नहीं है। मैं उन्हें दशकों से जानता हूँ। हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिसमें सबसे चुनौतीपूर्ण समय भी शामिल है। विजय भाई विनम्र और मेहनती थे। पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। तमाम पदों पर काम करते हुए उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जनता के लिए समर्पित भाव से काम किया। एयर इंडिया गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और मित्रों की सहायता के लिए मित्र एवं रिश्तेदार सहायता केंद्र स्थापित किया है। एयर इंडिया के मुताबिक ये मित्र एवं रिश्तेदार सहायता केंद्र दिल्ली, मुंबई और गैटविक हवाई अड्डों पर स्थापित किए गए हैं। एयर इंडिया के मुताबिक इस मित्र एवं रिश्तेदार सहायता केंद्र का उद्देश्य हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और रिश्तेदारों की मदद करना है। इस बीच भारतीय जीवन बीमा निगम ने पीड़ितों के परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए तत्काल उपायों की घोषणा की। बीमाकर्ता ने कहा कि वह दावों के निपटान में तेजी लाएगा और प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए कई रियायतें देगा। एलआईसी ने बयान में कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले विमान दुर्घटना के कारण पॉलिसी धारक की मृत्यु का सरकारी रिकॉर्ड में कोई भी सबूत या केंद्र राज्य सरकार या एयरलाइन अधिकारियों द्वारा भुगतान किया गया कोई भी मुआवजा मृत्यु के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। एलआईसी कॉल सेंटर पर 022-6827-6827 पर भी संपर्क किया जा सकता है। शुक्रवार को विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। इस हादसे में एक व्यक्ति बच गया है, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई शामिल थे। जीवित व्यक्ति भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विमान में नहीं बैठ पाने की वजह से बच गए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने में 10 मिनट की देरी भूमि चौहान के लिए वरदान साबित हो गई। भूमि को कल एयर इंडिया की फ्लाइट से अहमदाबाद से लंदन जाना था। भूमि ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई है तो वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम। दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। घटना में मारे गए विदेशी नागरिकों के मामले में विदेश मंत्री अपने सहयोगियों के संपर्क में हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अहमदाबाद घटना पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संबंध में यूके के विदेश सचिव डेविड लैमी, पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाओलो रेंजेल और कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से संपर्क में हूं। इस दुख की घड़ी में उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की और पूर्ण सहयोग का वादा किया। हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीमों ने इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों में काली पट्टी बांधी और अहमदाबाद में हुई दुखद एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए पीड़ितों की याद में 1 मिनट का मौन रखा। वहीं त्रिची के एक स्कूल के बच्चों ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ितों के लिए मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की। नीरज सिंह और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अहमदाबाद में विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत विजय रूपाणी के आवास पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय रूपाणी जी के घर पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की थी और उसके बाद अब राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी पहुंचे। वहीं एनडीए की प्रमुख साझेदार दल रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से एक नियमावली बनाने की मांग की है ताकि इस तरह की विमान दुर्घटनाओं को रोका जा सके। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में रामदास अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने घटनास्थल पर तुरंत जाकर संवेदनशीलता दिखाई है। मैं खुद भी 15 जून को अहमदाबाद जाऊंगा। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। अहमदाबाद में भयानक विमान हादसे के बाद मारे गए लोगों के परिजन आहत हैं, पूरा देश मर्माहत है और स्तब्ध हैं। वहीं जो देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके विपक्ष के जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो सवाल खड़े कर रहे हैं, न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हम केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले से बात कर रहे हैं। कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? अहमदाबाद में जो हादसा हुआ है, ये हादसा बहुत बड़ा गंभीर है। मैं भी 15 तारीख को वहाँ जाने वाला हूँ। वहाँ मैं जहाँ विमान गिरा है वो भी मैं बीजे मेडिकल कॉलेज के पास में जाकर आऊँगा। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी मांग कर ही रहे हैं कि भाई एक जज की अध्यक्षता में एक समिति का अनाउंसमेंट होनी चाहिए, तो उसके संबंध में जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे। तो न्यायालय के अध्यक्षता में समिति का उतना फायदा होगा नहीं, क्योंकि अभी जो समिति अपॉइंट हुई है उसमें सिविल एविएशन, एयरक्राफ्ट, इसका संभव स्टडी करने वाले सब लोग उसमें है। आपको क्या लगता है कि जो एयर इंडिया समेत जो प्राइवेट तमाम जो कंपनियां हैं उनके नियमों में या यात्री सुविधाओं को लेकर उसकी समीक्षा होनी चाहिए? मुझे लगता है जरूर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। 242 में से 241 लोग उसमें चले गए, एक आदमी खाली बच गया उसमें। तो हादसा बहुत बड़ा गंभीर था, बहुत बड़ा दुख, मन को झटका देने वाला था। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, उनका साफ तौर पर कहना है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को एक नियमावली जरूर बनानी चाहिए ताकि ऐसी घटना जो है इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। कैमरामैन नवीन के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर देश दुनिया के हर हिस्से में शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की तैयारियों के तहत एक भव्य कर्टन रेजर कार्यक्रम में शामिल होने आई न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष और ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसी के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति ने हादसे में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। I would like to express on behalf of New Development Bank our deepest sorrow following the tragic crash on an Air India flight near the city of Ahmedabad. We mourn the loss of many lives and extend our heartfelt condolence to the families of the victims, to the people of India, and to the government of India also. अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। ये वीडियो एक इमारत में विमान के घुसने और तबाही का है। सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अहमदाबाद विमान दुर्घटना और उस अस्पताल का है जहां का सीसीटीवी फुटेज है जहां पर यह घटना हुई थी। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वीडियो को फेक बताया है। दरअसल ये वीडियो लेबनान का है और इसका अहमदाबाद विमान दुर्घटना से कोई संबंध नहीं है। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के बोइंग विमान हादसे से देश भर में शोक का माहौल है। इस हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति और घायल व्यक्तियों के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रार्थनाओं का क्रम जारी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के हरिद्वार में लोगों ने गंगा नदी में प्रार्थना की। गौरतलब है कि इस हादसे में चालक दल के सदस्यों सहित 241 लोग दुर्घटना में मारे गए।
वहीं मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कर्नाटक के हावेरी के सर एम विश्वेश्वरैया स्कूल के 500 से अधिक छात्रों और स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों ने मौन रखा, मोमबत्तियां जलाई और पुष्पांजलि अर्पित की। ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर व्यापक हमले किए हैं, तो राजधानी तेहरान समेत कई रणनीतिक स्थानों को भी निशाना बनाया है। इस हमले के बाद ईरान में बड़ी संख्या में जान माल को नुकसान हुआ है। ईरान ने भी बदला लेते हुए कई ड्रोन दागे हैं, जिसके बाद इस पूरी लड़ाई को और ज्यादा तेज होने की आशंका बढ़ गई है। ईरान के सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों की बर्बादी का ये मंजर गवाही दे रहा है इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन की सफलता का। इजराइल के बम, मिसाइलों, ड्रोन और फाइटर जेट ने ईरानी ठिकानों पर कुछ यूं कहर बरपाया कि ये तबाही के ढेर में तब्दील हो गए। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर व्यापक हमले किए। इन हमलों में ईरान की प्रमुख परमाणु साइट नंताज को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी साइट पर ईरान यूरेनियम संवर्धन का काम चल रहा था, जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। साइट पर हमले के बाद रेडिएशन के खतरे को लेकर चिंता जताई जाने लगी। हालांकि बाद में IAEA ने साफ किया कि साइट में विकिरण के स्तर में कोई वृद्धि नहीं देखी गई। इसके अलावा तबरीज न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस्फहान, अराक, करमनशाह शहर के रणनीतिक ठिकानों को इजरायली सेना ने नुकसान पहुंचाया। लेकिन शाम होते ही इजराइल ने नंताज तबरीज पर फिर धावा बोला। इस बार इजराइल ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एरोस्पेस कमांड के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने का दावा किया। इन हमलों में उसकी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कई शीर्ष सैन्य कमांडर और 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, जिससे तेहरान की रक्षा और परमाणु कमान को गहरा झटका लगा है। इसके बाद ईरान ने शुक्रवार दोपहर में इजराइल पर जवाबी हमला किया और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे, लेकिन इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने सभी ड्रोन मार गिराए। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इसे जघन्य अपराध बताया और कहा कि इजराइल को कठोर सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि यह हमला इजराइल के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को दूर करने के लिए किया गया है। Iran is gearing up to produce 10,000 of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान ने जल्द समझौता नहीं किया तो उसे विनाशकारी परिणाम भुगतने होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे घातक सैन्य उपकरण हैं, जिनमें से कुछ इजराइल के पास भी हैं और वे जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के कई कट्टरपंथी नेता जो मुखर थे अब मारे जा चुके हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। इजराइल और ईरान के बीच उभरती स्थिति पर भारत ने दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीतिक चैनलों के जरिए मसला हल करने को कहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया, उन्होंने मुझे बदलते घटनाक्रम से अवगत कराया, मैंने उन्हें भारत की चिंताओं से अवगत कराया और क्षेत्र में जल्द ही शांति और स्थिरता बहाली पर जोर दिया। ईरान में वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने कहा कि ईरान में सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें, सभी अनावश्यक गतिविधियों से बचें,
दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट का अनुसरण करें और स्थानीय अधिकारियों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का फोन आया। उन्होंने मुझे मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। इजराइल और ईरान के बीच टकराव को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से ताजा स्थिति पर बात की। इजराइल ईरान अब जंग के मैदान में कूद पड़े हैं। बीते कुछ समय से मिडिल ईस्ट में जिसका डर था वही हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसका क्या असर होगा, आइए देखते हैं। किसी के लिए अस्तित्व तो किसी के लिए सुरक्षा का मसला। इन दो विचारों वाले देश इजराइल और ईरान की जंग के बीच तीसरा पक्ष अमेरिका बातचीत के जरिए मामले के हल पर जोर दे रहा है। 5 दौर की वार्ता के बाद भी बात यूरेनियम संवर्धन की जिद पर अटकी हुई है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान इसे पूरी तरह छोड़ दे, जबकि ईरान इसे अपना हक बताते हुए नागरिक उद्देश्यों के लिए जारी रखने पर अड़ा हुआ है। लेकिन परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने वाली यूएन की एजेंसी IAEA समेत दूसरे कई देशों को शक है ईरान इसकी आड़ में एटम बम तैयार करने में जुटा हुआ है। हालांकि ईरान इससे इनकार करता है। अमेरिका के साथ छठे दौर की वार्ता से पहले इजराइल ने इस किस्से को खत्म करने के लिए हमला कर दिया। एक और युद्ध के मंडराते बादल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से समझौता करने को कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा कि ईरान को समझौते के लिए 60 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज 61वां दिन है, लेकिन अब उनके पास दूसरा मौका है। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। भारत ने गहराते विवाद पर चिंता जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि वह हालात पर नजर बनाए हुए है। दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीति के जरिए स्थिति को सुलझाने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने क्षेत्र में किसी भी सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं फ्रांस ने भी सभी पक्षों से संयम बरतने के साथ इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। जर्मनी भी इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार के पक्ष में खड़ा नजर आया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में स्थिरता की जरूरत पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों को दुनिया के लिए खतरा बताते हुए कूटनीति के जरिए मामले का हल निकालने पर बल दिया। रूस और चीन ने ईरान पर इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की है। रूस ने हमले को यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया है, जबकि चीन ने ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन का विरोध किया है और सभी पक्षों से शांति के लिए काम करने को कहा है। हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष कीर स्टारमर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत दूसरे बड़े नेताओं से फोन पर बात की। क्षेत्रीय देशों ने ईरान हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सऊदी अरब ने हमले को ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए इस कार्रवाई की निंदा की है, जबकि ओमान ने हमले को खतरनाक और गैर कानूनी करार दिया है। ओमान का कहना है कि इजराइल ही इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा। तुर्की ने कहा है कि हमला उकसाने वाली कार्रवाई प्रतीत होता है, लेकिन इसका कूटनीतिक समाधान चाहता है। ईरान समर्थित हमास और यमन के हूती समूह ने ईरान के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। हालांकि लेबनान ने हिजबुल्लाह को आगाह किया है कि वो ऐसा कोई कदम उठाने की ना सोचे जिससे मुल्क को खतरा हो। ईरान ने बदला लेने के लिए मस्जिद के ऊपर एक लाल झंडा फहरा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की मांग वाले मसौदे प्रस्ताव पर मतदान से भारत ने हिस्सा नहीं लिया।
गाजा युद्ध विराम पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में भारत ने, जैसा कि हमने आपको बताया, भारत ने हिस्सा नहीं लिया। इस प्रस्ताव में तत्काल बिना शर्त तथा स्थायी युद्ध विराम और हमास तथा अन्य समूहों द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की गई। भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि संघर्षों को बातचीत और कूटनीति के अलावा हल करने का कोई और तरीका नहीं है। दोनों पक्षों को करीब लाने के लिए एक संयुक्त प्रयास किया जाना चाहिए। इन कारणों से हम इस प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फ्रांस के मार्से में रायसीना भूमध्य सागरीय 2025 सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा है कि दुनिया आज लागत निर्धारण यानी कि कॉस्ट डिटर्मिनिज्म के खतरनाक प्रभाव को झेल रही है, जिसने वैश्विक क्षमताओं को एक ही क्षेत्र में केंद्रित कर दिया है। इससे बाकी देशों के लिए गंभीर समस्याएं खड़ी हुई हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि डिजिटल युग में सिर्फ कीमत या दक्षता ही नहीं, बल्कि भरोसे, सुरक्षा और साझेदारी के मूल्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यूरोप में फ्रांस को सबसे भरोसेमंद साझेदार बताया। उन्होंने जोर दिया कि अब रणनीतिक सहयोग में साझा मूल्य, सुरक्षा और समर्थन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। One of the things which has gone wrong with the world is a kind of cost determinism by which choices have been made. And the result of that cost determinism is we have ended up with an over concentration of capabilities in one geography, which is creating problems for everybody else. I again join my colleague in saying it's not just, price points and economic efficiencies, particularly in a digital era, which is very different from a manufacturing era. I think there are many other sensitivities, even embedded in products and services. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शुक्रवार को मार्सेल में फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बरोट के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए सीमा पार आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ भारत के समर्थन के लिए फ्रांस की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के बीच विश्वास का स्तर बहुत ऊंचा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने फ्रांस के साथ रक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, आतंकवाद निरोध, लोगों के बीच संबंध, नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को कवर करते हुए व्यापक चर्चा की। In terms of what we discussed, let me just, in addition to what the minister said, highlight some particular aspects from my perspective. One, I would like to express our deep appreciation to France for the strong condemnation of the cross-border terrorist attack that took place on 22nd April at Pahalgam, and for France's steadfast support for India's right to defend itself against terrorism. Second, where the pillars of our strategic partnership are concerned, especially defense, security, space, and civilian nuclear cooperation, I think we agreed to intensify all of these through very concrete measures and projects in the time to come. महाराष्ट्र के एम्स नागपुर में एम्स कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में देश भर के एम्स संस्थानों के कार्यकारी निदेशक और वरिष्ठ प्रशासक चिकित्सा शिक्षा, अस्पताल सेवाओं, अनुसंधान पर चर्चा और अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच पर साथ आए। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कॉन्क्लेव को संस्थागत सहयोग, स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह काफी हर्ष का विषय है कि एम्स नागपुर ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। All India Institute of Medical Sciences, established as an institute of national importance, integrates advanced clinical care, high quality medical education, and research and excellence. Every AIIMS serves as a center of healthcare innovation and learning, delivering equitable, affordable, and evidence-based healthcare services. I am happy that AIIMS Nagpur
has taken a lead and is organizing the first conclave on best practices today. कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 750 श्रद्धालुओं का चयन किया गया है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू भवन में कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को रवाना करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में चयनित श्रद्धालुओं और यात्रा को लेकर सरकार की ओर से किए गए इंतजामों के बारे में जानकारी दी। इस साल ये यात्रा 15 जून से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। कोरोना महामारी और अन्य चुनौतियों की वजह से यह यात्रा 5 वर्षों से रुकी हुई थी। विदेश राज्य मंत्री ने यात्रा के लिए चयनित श्रद्धालुओं को बधाई दी और उनकी सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की। 750 fortunate yatris have been selected through a draw of lots. In recent years, both the Lipu Lake and Nathula routes have undergone significant upgrades. The Border Roads Organization and the other agencies have worked relentlessly to strengthen roads, improve connectivity, and ensure safe travel through the high altitude regions. This year onwards, we also have 5 members of supporting team that will travel with each batch. This year onwards, the yatris will be hosted at the Kailash Mansarovar Bhavan in Ghaziabad, Uttar Pradesh, during their stay in Delhi. सभी यात्रियों को शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान शिव आप सभी की यात्रा को मंगलमय, सुरक्षित और सफल बनाएं। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित अंतर्देशीय मत्स्य पालन जलीय कृषि सम्मेलन 2025 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत मछली उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। पिछले 10 साल में मछली उत्पादन 134% बढ़ा है। मत्स्य पालन क्षेत्र में 103% की वृद्धि है। उसमें अंतर्देशीय क्षेत्रों में मछली पालन का योगदान सबसे ज्यादा है। तारीख में जो पूरे हम दुनिया में विश्व में हम मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं, हमारा देश है, और उसमें 70% जो सहयोग है वो अंतर्देशीय राज्यों का सहयोग है। लगभग 137% का ग्रोथ हुआ है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के कारण। उनके जो इनिशिएटिव लिए गए मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसका कारण है। लेकिन आज भी हम लोग ये मानते हैं कि जो अंतर्देशीय राज्य हैं उसमें मछली के उत्पादन को और बढ़ाने के अपार संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं को तलाशने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ जो अंतर्देशीय राज्य हैं उनके मंत्रियों के साथ, राज्य सरकारों के साथ चर्चा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। इस दौरान ओम बिरला अमर शहीद नानक भील आदिवासी विकास मेले में शामिल हुए और नानक भील की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। आदिवासी विकास मेले में समाज कल्याण विभाग द्वारा विशेष योग्य जन लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड साइकिल, ई-एयरिंग बैसाखी और अन्य उपकरण वितरित किए गए। बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर हुए हमले की त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं खुद एक बंगाली हूं, इसलिए मैं स्तब्ध हूं। जिन लोगों ने ऐसा किया वो भी बंगाली थे। बांग्लादेश सरकार को इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का वहाँ पर बहुत सारे किताब भी उन्होंने लिखा, नॉवेल भी लिखे हैं, और वहाँ जाके जिस तरह तोड़फोड़ किया है ये सचमुच ये होना नहीं चाहिए। मैं बंगाली होके मैं तो खुद ही हैरान हो गया, और जो लोग किया है वो भी बंगाली है। और इंडिया का जो नेशनल एंथम है जिन्होंने क्रिएट किया उनको ऊपर आप ऐसा कर रहे हो, ये गलत बात है। मैं अभी जो गवर्नमेंट है वहाँ इनको मैं कहना चाहता हूँ जो इसमें शामिल है उन लोगों को दे शुड बुक देम, और जो कानून जो चाहिए उस कानून के हिसाब से उनका कार्रवाई किया जाए।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभार्थियों के खाते में 271 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि भेजी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन साहनी मौजूद रहे। आज के इस कार्यक्रम में 5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कुल 61,29,548 लाभार्थियों को 254 करोड़ 45 लाख 5,900 रुपए और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के 85,556 लाभार्थियों को 16 करोड़ 70 लाख 33,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। इस तरह कुल 62,15,104 लाभार्थियों को कुल 271 करोड़ 15 लाख 38,900 रुपए की राशि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की गई। असम के धुबरी शहर के हनुमान मंदिर परिसर में गोमांस पाए जाने के मामले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, मैंने धुबरी का दौरा किया और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो हमारे मंदिरों, नामघरों और पवित्र स्थानों को अपवित्र करने वाले तत्वों के खिलाफ शून्य सहनशीलता का पालन करें। शहर के हनुमान मंदिर में गोमांस फेंकने की घटना कभी नहीं होनी चाहिए थी और इसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दिवा मुमरा ट्रेन दुर्घटना में मध्य रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। मध्य रेलवे ने घटना की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई है और मोबाइल नंबर 8828119730 और ईमेल srdsobbcr@gmail.com जारी करते हुए दुर्घटना की जांच में आम नागरिकों को सहयोग देने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि बीते 9 जून को दीवा और मुमरा स्टेशनों के बीच ट्रेन के फुटबोर्ड पर यात्रा कर रहे 8 यात्री गिर गए थे। इस दुर्घटना की जांच के लिए मध्य रेलवे ने दिए गए संपर्क सूत्रों के माध्यम से मुंबई डिवीजन CSMT के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी को भेजने के लिए आग्रह किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले के सिलसिले में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की संपत्तियों को अटैच किया है। साथ ही सुकमा जिले में स्थित कांग्रेस भवन को भी जब्त कर लिया गया है। ईडी ने कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा की 5.50 करोड़ की संपत्ति और सुकमा कांग्रेस कार्यालय की 68 लाख की संपत्ति को अटैच किया है। बता दें कि शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा अभी जेल में हैं। कवासी लखमा से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि शराब घोटाले के पैसे से कवासी लखमा ने न सिर्फ अपनी संपत्ति बनाई थी बल्कि सुकमा में बने कांग्रेस भवन में भी शराब घोटाले का पैसा दिया था। और अब ईडी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सुकमा कांग्रेस भवन को अटैच कर लिया है। इस कार्रवाई पर भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यालय ईडी ने जब्त किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यालय भ्रष्टाचार की नींव पर बना हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कांग्रेस के शासनकाल में लगातार भ्रष्टाचार होते रहे, कुछ जेल में, कुछ बेल में, किस पर कार्रवाई चल रही है। और आबकारी घोटाला, कवासी लखमा और उनके बेटे की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई और उससे ऊपर कांग्रेस पार्टी का कार्यालय सुकमा का भी अटैच हो गया। ये भारत के इतिहास में मुझे लगता है कि पहली घटना होगी जब कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यालय अटैच कर लिया गया। आखिर वो कार्यालय भ्रष्टाचार की नींव में जो खड़ा था। मेघालय में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपियों से पुलिस रिमांड के खत्म होने तक पूछताछ जारी रहेगी। पूर्वी खासी हिल्स जिला एसपी विवेक सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि जरूरत पड़ने पर और रिमांड की मांग भी की जाएगी। पूछताछ पूरी होने और अंतिम बयान दर्ज होने के बाद क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। And if we require more remand, we will be accordingly taking. Once the interrogation and the statement recording is finalized and the statements are finalized, then we will do the reconstruction of the crime scene. इसरो प्रमुख वी नारायणन ने पहले भारतीय गगनयात्री को लेकर जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन पर नई जानकारी साझा की है। इसरो प्रमुख वी नारायणन के हवाले से आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट में लिखा गया कि इसरो, नासा, एक्सियोम स्पेस
और स्पेसएक्स के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के ज्वेज़दा मॉड्यूल में देखी गई समस्या को जिम्मेदारी के साथ हल करने के लिए काम कर रहा है, जिसके कारण एक्सियो मिशन 4X4 में देरी हुई है। सुरक्षा और मिशन की अखंडता हमारी शीर्ष प्राथमिकताएं बनी हुई हैं। उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मिलने वाली Z+ सुरक्षा को वापस लेने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि खतरे का आकलन करना और सुरक्षा प्रदान करना सरकार का काम है। उच्चतम न्यायालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिर से इस मामले पर अर्जी दाखिल की गई तो कोर्ट जुर्माना लगाएगी। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाए जाने संबंधी तमाम दावे निराधार और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कई ऑनलाइन रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार बड़े यूपीआई लेन देन पर एमडीआर लगाने की योजना बना रही है। एमडीआर तत्काल भुगतान के लिए बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा कारोबारियों से लिया जाने वाला शुल्क है। सरकार एमडीआर शुल्क को 2020 में ही समाप्त कर चुकी है। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त अलग अलग मौसम नजर आ रहे हैं। उत्तरी मैदानी राज्य भीषण गर्मी से प्रभावित है, तो दक्षिणी और पहाड़ी राज्यों में बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है। दक्षिणी राज्यों में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है, जिसके बाद इसके तेजी से आगे बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में भी अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। देश के मौसम के ये नजारे बयां कर रहे हैं कि जहां एक ओर उत्तर भारत के कई इलाके भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं, तो वहीं दक्षिण भारत, उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। इन दिनों देश के उत्तरी भाग भीषण गर्मी में तप रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने भीषण गर्मी से राहत के संकेत भी दिए हैं। 14-15 जून से बारिश की गतिविधियों में खासकर दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर संभाग में भी देखेंगे तो 14 जून से दोपहर बाद शाम के समय कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रिपोर्ट हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 13 जून की रात से मौसम का मिजाज बदलने का अनुमान जताया है। हालांकि विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जिसमें लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 जून को मौसम में ठंडक बढ़ेगी। इन दिनों के लिए थंडरस्टॉर्म विद रेन का पूर्वानुमान है, जिससे मौसम राहत भरा होगा। 16 और 17 जून को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 27 से 28 डिग्री के आसपास रहेगा। इसी के साथ ही 18 और 19 जून को भी गरज के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कई इलाके विशेष रूप से तप रहे हैं। मौसम विभाग ने 14 और 15 जून से दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की संभावना जताई है। इधर दक्षिणी राज्य में मॉनसून तेवर दिखा रहा है। केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में तेज हवाओं के साथ मॉनसून की बारिश हुई। आईएमडी ने 12 से 16 जून तक मछुआरों को केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप तट पर किसी तरह की गतिविधि न करने की चेतावनी दी। उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच कई जगहों पर बारिश भी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के बाद लोग मॉल रोड और रिज में मौसम का लुत्फ लेते दिखे। उत्तराखंड के नैनीताल और हरिद्वार में तेज बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेलंगाना के हैदराबाद शहर के कई हिस्सों में बारिश का समाचार है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एडवाइजरी जारी कर अगले 2 दिनों के दौरान विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और मंगोलिया के बीच 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में चल रहा है। इस सैन्य अभ्यास को नोमैडिक एलिफेंट 2025 नाम दिया गया है। इस अभ्यास में अर्धशहरी
और पर्वतीय क्षेत्रों में गैर पारंपरिक अभियान चलाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत और मंगोलिया के बीच गहरी साझेदारी को दर्शाते हुए इस अभ्यास ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सैन्य सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। 31 मई से शुरू हुए अभ्यास का आज समापन हो गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से मौलाना पर बलात्कार का आरोप है। शिकायत मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मौलाना पीड़िता का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता था। हापुड़ के मदरसे में घिनौनी वारदात, मौलाना ने किया 14 साल की छात्रा का रेप। मौलाना ने अश्लील वीडियो किए वायरल, वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी मौलाना को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक घिनौनी वारदात सामने आई है, जहां मदरसे में पढ़ने आई 14 वर्षीय लड़की से कथित तौर पर रेप किया गया। रेप का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि मदरसे के मौलाना पर लगा है। बताया जा रहा है कि मौलाना ने ब्लैकमेल करते हुए लड़की का यौन शोषण किया, साथ ही मुंह खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी भी थी। करीब 40 वर्षीय मौलवी हाफिज करीब 14 वर्षीय छात्रा को पढ़ाई के बहाने मदरसे में बुलाता था। जानकारी के अनुसार पलवाड़ा गांव का रहने वाला हाफिज ने छात्रा को मदरसे में बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकत की और उसकी वीडियो बना ली, जिसके बाद से छात्रा को धमकी देकर छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम देता रहा। अपने साथ हो रही घिनौनी दुष्कर्म की वारदात के बाद छात्रा ने मदरसा जाना बंद कर दिया। जब छात्रा ने मदरसा जाना बंद कर दिया तो मौलवी ने छात्रा की वीडियो वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा के परिजन न्याय के लिए थाना गढ़ कोतवाली पहुंच गए। यहां उन्होंने न्याय के लिए पुलिस से गुहार लगाई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल आरोपी हाफिज मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। थाना गढ़मुक्तेश्वर पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री जो गांव के ही एक मदरसे में पढ़ने जाया करती थी, उसके साथ मदरसे में पढ़ाने वाले एक मौलाना द्वारा दुष्कर्म किया गया। उसकी वीडियो बना ली गई तथा ब्लैकमेल करता रहा। कुछ समय पूर्व मौलाना द्वारा उक्त वीडियो वायरल कर दी गई। उक्त तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया तथा अभियुक्त मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। जांच में आरोपी मौलाना हाफिज के मोबाइल फोन से पीड़ित छात्रा के कई अश्लील वीडियो मिले हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भोपाल गैस पीड़ितों की देखभाल और उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए समर्पित BMHRC में पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखते हुए रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जो संस्थान की कुल बिजली आवश्यकताओं का 20% से अधिक हिस्सा पूरा करने में सक्षम होंगे। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में BMHRC की पहल। सौर ऊर्जा से पूरी होगी अस्पताल की 20% से अधिक बिजली आवश्यकता। भोपाल गैस पीड़ितों की देखभाल के लिए समर्पित है BMHRC। परियोजना ICMR के निर्देशों के तहत संचालित परियोजना संस्थान की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को करेगी पूरा। भोपाल गैस पीड़ितों की देखभाल और उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए समर्पित भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र अब हरित ऊर्जा की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ा चुका है। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखते हुए BMHRC में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो संस्थान की कुल बिजली आवश्यकताओं का 20% से अधिक हिस्सा स्वयं पूरा करने में सक्षम होंगे। ये पहल भारत सरकार के ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप है। यह परियोजना भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के निर्देशों के तहत संचालित की जा रही है, जिसमें परिषद के सभी संस्थानों को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर उन्मुख किया जा रहा है। BMHRC में ये सोलर प्लांट्स
एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है और उन्होंने आह्वान किया है कि सभी सरकारी संस्थाएं, सभी लोग अपने घरों में इस तरह से, आप जानते हैं कि सूर्य को जो है हम लोग पूजनीय मानते हैं और एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो शायद ख़त्म नहीं होगा, और जितनी हमारे पर्यावरण को लेकर बचाने का और क्लाइमेट चेंज, इन सब को देखते हुए सभी आज की आवश्यकता थी कि जो है BMHRC में भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स जो है सोलर एनर्जी, उसका यूज शुरू करें। VMHRC के मुख्य भवन, ऑडिटोरियम, डॉक्टर्स हॉस्टल, नर्सिंग हॉस्टल और अन्य संरचनाओं की छतों पर ये सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं। इनकी स्थापना लगभग 4500 वर्ग मीटर क्षेत्र में की जा रही है। अनुमान है कि इन सोलर पावर प्लांट से रोजाना लगभग 2200 यूनिट बिजली उत्पन्न होगी, जबकि अस्पताल की दैनिक बिजली खपत करीब 10,000 यूनिट है। ये योजना न सिर्फ ऊर्जा की बचत में मदद करेगी, बल्कि प्रदूषण रहित और सतत ऊर्जा का उपयोग कर पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करेगी। आल मेमोरियल हॉस्पिटल ये करीब 87 एकड़ जमीन में बना हुआ है और ये गैस विक्टिम्स की फ्री ऑफ कास्ट और जनरल पब्लिक की सेवा के लिए बनाया गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलेगा कि करीब 200 से ऊपर प्रजातियों के यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स हैं और सारी चीज़ें थी। लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का एक विज़न था कि ग्रीन एनर्जी हमको चाहिए, उस विजन के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना आई जिसमें एनटीपीसी के द्वारा ये कहा गया कि BMHRC को भी उस योजना में सम्मिलित किया जाएगा और यहाँ पर सोलर प्लांट्स लगेंगे। परियोजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है और उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक ये रूफटॉप सोलर सिस्टम पूर्णतः क्रियाशील हो जाएगा। यह परियोजना जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के साथ साथ संस्थान की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को भी स्थायी रूप से पूरा करेगी। सौर ऊर्जा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुनिया के सामने जो लक्ष्य हैं वो काफी बड़े हैं। उन लक्ष्यों को पाने के लिए छोटे छोटे प्रयास होना बेहद जरूरी है। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के ये प्रयास भी उन्हीं में से एक हैं। कैमरामैन विजय शर्मा और गौरव निरूटर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज, भोपाल। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।